और खून ज्यादा बह जाने की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गया था। थोड़ी देर के बाद केदार के मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगी। फिर शमिया छम छम पायल बजाती हुई मेरे पास आ गई। मैंने कहा, तुम सामी को काली बिल्ली के जिस्म में कैद करने के लिए मेरी भेंट देना चाहती हो, मगर मैं तो जख्मी हूं। जख्मी जानवर हो या जख्मी इंसान, इसकी भेंट स्वीकार नहीं की जाती। वो मेरे पास बैठती हुई बोली, जब तुम्हारी भेंट देने का वक्त आएगा तो तुम्हारे जिस्म पर एक जख्म भी नहीं रहेगा, तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। जादू दो तरह के होते हैं, काला जादू और सफेद जादू। काला जादू दुश्मनों से इंतकाम लेने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए सीखा जाता है, और सफेद जादू के जरिए दूसरों को फायदा पहुंचाया जाता है। केदार सफेद जादू का वो मंत्र जानता है जिससे एक इंसान की बीमारी को किसी जानवर के जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। वो तुम्हारे तमाम जख्मों को एक कुत्ते के जिस्म में मुंतकिल कर देगा। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, यानी बचाव की कोई सूरत नहीं है, मेरी कुर्बानी लाजमी है। हाँ, बचाव की कोई सूरत नहीं है। आज तुम्हें और सामी को मेरे मंत्रों से कोई नहीं बचा सकेगा। आह सामी। मैंने दिल की गहराइयों से इसका नाम लिया और कहा, तुम सामी के मुतल्लिक कहती रहो, वक्त अच्छा गुजरा है। इसकी जुर्रत और मुस्तकिल मिजाजी के वाकयात सुनकर मैं अपनी मौत को भूल जाता हूँ। मुझे बताओ कि इस ट्रेन में सवार होने के बाद क्या हुआ? क्या उस कंपार्टमेंट में तुम दोनों इसे नहीं पकड़ सकते थे? नहीं, शमिया ने जवाब दिया। इस तीसरे दर्जे में बहुत से मुसाफिर थे। हम उनके सामने एक बेजुबान बिल्ली से दुश्मनी नहीं कर सकते थे। फिर यह कि केदार जख्मी था। रानी लक्ष्मी देवी के जिस्म से लड़ने के बाइस मेरे कपड़े भी मिट्टी हो गए थे। सर के बाल बिखरे हुए थे। हमारी ये हालत देखकर मुसाफिरों ने पूछा कि हम कहाँ से आ रहे हैं। मैंने जवाब दिया, हम अमनारा स्टेट से आ रहे थे कि डाकुओं ने हमें घेर लिया। मेरे पति देव ने बड़ी बहादुरी से इनका मुकाबला किया था और मुझे मेरे जेवरात समेत बचाकर यहाँ तक ले आए। इस वक्त मेरे दिमाग में जो आया वो कह गई। कई मुसाफिरों ने हमसे हमदर्दी की, किसी ने मुंह हाथ धोने के लिए पानी दिया, किसी ने खाना लाकर आगे रख दिया। मैंने और केदार ने मुंह हाथ धोकर अपना हुलिया दुरुस्त किया। हमें भूख नहीं थी, फिर भी थोड़ा बहुत खा लिया। बदकिस्मती से वो ट्रेन नागपुर की तरफ जा रही थी। हम एक और स्टेशन पर उतर गए। वहां से हम दूसरी ट्रेन पर सवार हुए। वो ट्रेन अजमेर और आगरा होती हुई अमृतसर जा रही थी। दूसरी रात अजमेर पहुंचकर हमने फिर ट्रेन बदल ली और दिल्ली पहुंच गए। सामी हमारे साथ लगी रही। मैंने केदार को समझा दिया था कि वो उसे ना छेड़े। अब मैं कुछ नए मंत्र सीख कर उसे अपने काबू में करना चाहती थी। दिल्ली में मेरे एक गुरु महाराज हैं। वो काले जादू के बहुत बड़े गुनी और कर्मकारी हैं। मेरे देश के बड़े बड़े जादूगर इनके आगे दंडोत करते हैं। मैं 15 वर्ष की उम्र से उनकी रखेल थी। वो रात को मुझे दासी बनाते थे और सुबह बासी बनाकर धुतकार देते थे। 12 बरस तक मेरी जवानी को कीड़ी की तरह चाटने के बाद उन्होंने मुझे थोड़ा सा इल्म सिखाया था। ऐसा इल्म कि जिसके जरिए आज मैं दोबारा जवान हो गई हूँ। मैं सामी के जिस्म में गुरु महाराज के पास पहुंची तो वो अचंभे से आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगे। जब मैंने दंडोत किया और उन्होंने मेरे साथ केदार को देखा तो पहचान गए कि मैं छमिया हूँ। वो 80 बरस के बूढ़े हैं, इतने कमजोर हैं कि अपने बिस्तर से उठ नहीं सकते। उन्होंने अपने पास बुलाकर मुझे बिठाया और अपने लरसते हुए हाथ से मुझे छू कर कहा, आह, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तू ये जवानी लेकर आई है, मेरे किसी काम की नहीं है, पर मुझे खुशी है कि मेरा दिया हुआ इल्म तेरे काम आ गया। बोल, मैं तेरे लिए और क्या कर सकता हूँ? मैंने कुछ कहने से पहले दरवाजे की तरफ देखा। वहां काली बिल्ली बैठी हुई थी। मैंने केदार से कहा, तू बाहर चला जा। उस बिल्ली का ख्याल रखना, यहाँ ना आने पाए, बल्कि ऊपर से दरवाजा बंद कर दे। वो बिल्ली को धुतकारता हुआ बाहर चला गया। वो देख चुकी थी कि मैं एक बूढ़े के पास हूँ और इसके दिए हुए जिस्म पर किसी गुनाह की स्याही नहीं लगेगी। वो चुपचाप बाहर चली गई। केदार ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। फिर मैंने कहा, महाराज, आपने इस बिल्ली को देखा है? वो बिल्ली नहीं, एक बला है जो मेरे पीछे पड़ गई है। मैंने इन्हें शुरू से तमाम वाकयात सुनाए और वो सुनते रहे। पूरी दास्तान सुनने के बाद उन्होंने कहा, तो इससे बड़ी गलती हुई कि तू सामी के सामने केदार से मंत्र पढ़ाती रही। वो मूर्ख का मूर्ख ही रहा और इस चालाक लड़की ने मंत्रों को सीख लिया। गुरु महाराज बहुत कमजोर हो गए थे, बातें करते वक्त भी हाँपने लगते थे। वो जरा देर तक अपनी सांसें दुरुस्त करते रहे, फिर बोले, तुझे याद होगा मैंने तुझसे कहा था कि आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का मंत्र तुझे नहीं सीखना चाहिए। मनुष्य को मारने का काम यमराज का है और जलाने का काम भगवान का। हम इस ज्ञान तक पहुंचकर सुख चैन से नहीं रह सकते। मैंने भी कितने ही शरीर बदले हैं, अपनी उम्र से ज्यादा जिंदगी गुजार रहा हूँ। अब भी चाहूं तो किसी जवान मर्द के शरीर में जाकर फिर एक नया जीवन अपना सकता हूँ, मगर मैं जिंदा रहते रहते थक गया हूँ। इस संसार में हमसे भी बड़ी शक्तियां हैं जो हमें डराती हैं, हमारा पीछा करती हैं, जैसे सामी तेरा पीछा कर रही है। वो फिर रुककर सांस लेने लगे। मैंने पूछा, महाराज, क्या कोई शक्ति आपका भी पीछा कर रही है? हाँ, मेरी जीवन कहानी बहुत लंबी है और मैं इस काबिल नहीं हूं कि तमाम बातें कर सकूं। तो इतना ही समझ ले कि भगवान की शक्ति हमारी समझ में नहीं आती।
क्या तू समझ सकती है कि सामी को वह चालाकी और वो मंत्रों का ज्ञान कैसे मिल गया? ये सब भगवान की लीला है। एक मामूली छोकरी को जरा सी शक्ति देकर तेरे पीछे लगा दिया। इस छोकरी की तरह मेरे भी कितने ही दुश्मन हैं। मैं उनसे लड़ते लड़ते थक गया हूँ और अब मुझे मरते वक्त बड़ा सुकून मिल रहा है। एक दिन तू भी थक जाएगी और मौत की इच्छा करेगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे मायूस ना करें, मैं कभी नहीं थक सकती। मैं इस छोकरी की आत्मा से हार नहीं मान सकती। कृपा करके कोई ऐसा मंत्र मुझे बताइए कि उस मनहूस से मेरा पीछा छूट जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा के लिए बिल्ली के शरीर में कैद होकर रह जाए? इसकी आत्मा कैद हो सकती है। एक छोटा सा मंत्र है। वो मंत्र हर रोज 50 बार पढ़ना होगा। जिस रोज तू नहीं पढ़ेगी उस रोज सामी की आत्मा को फिर वही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की शक्ति वापस मिल जाएगी। मैं पढ़ूंगी, रोज 50 बार पढ़ूंगी। उसे बिल्ली के शरीर से निकलने नहीं दूंगी। मुझे वो मंत्र सिखाइए महाराज। वो थोड़ी देर तक आंखें बंद किए पड़े रहे, फिर मंत्र पढ़ने लगे। मैं भी उनके साथ साथ पढ़ने लगी। छोटा सा मंत्र था। सामी के नाम पर 50 बार पढ़ते ही मुझे याद हो गया। अच्छी तरह याद करने के बाद मैंने पूछा, महाराज क्या ऐसी कोई तदबीर नहीं हो सकती कि मंत्रों के बगैर वो बिल्ली ही बनकर रह जाए? वो सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, वही काले जादू का काला अमल, यानी किसी इंसान की भेंट देनी होगी। अभी जो मंत्र सिखाया है इसे 40 दिन तक रोज 50 बार पढ़ना होगा। फिर किसी जवान मर्द या जवान औरत के खून से इस बिल्ली को स्नान कराना होगा। मगर ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। पहले रक्षा कंडल खींचकर इसके अंदर जाप करना होगा। जिस नौजवान की भेंट दोगी वो भी कंडल के अंदर होगा। ठीक रात के 12 बजे तुम इस बिल्ली को कंडल के अंदर बुलाने का जाप करोगी। वो आएगी, ना आना चाहेगी फिर भी आएगी। तुम्हारा मंत्र उसे कंडल की तरफ खींचेगा। इस बात को अच्छी तरह याद रखना कि जब वो कंडल के करीब आ जाए तो तुमसे पढ़ने में जरा सी भी गलती ना हो। बिल्ली और कंडल के दरमियान कोई रुकावट ना हो। रुकावट होगी तो वो कंडल के अंदर नहीं आएगी। रुकावट कैसे हो सकती है महाराज? मैं तो ऐसे वीराने में ही अमल करूंगी कि कोई रुकावट बनने नहीं आएगा। महाराज के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। तो ये क्यों नहीं सोचती कि सामी ही सबसे बड़ी रुकावट है? वो अब तक जैसी चालें चलती आई है उनसे यही पता चलता है कि वो कमबख्त फिर तेरे अमल में कोई गड़बड़ करेगी। ना कर सकेगी तो अच्छा ही है, मगर तुझे होशियार रहना चाहिए। मैं उस त्रिया चलतर को अच्छी तरह समझ गई हूँ। इससे पूरी तरह होशियार रहूंगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता महाराज के वो रक्षा कंडल के करीब आए तो इस भेंट चढ़ने वाले जवान का खून उस पर फेंक दूं और कंडल के बाहर ही उसे स्नान करा दूं? नहीं, उन्होंने जवाब दिया। जब तक बिल्ली कंडल के अंदर नहीं आएगी उस वक्त तक नौजवान की गर्दन नहीं काटी जाएगी। मैं इसलिए तुझे अच्छी तरह समझा रहा हूँ। नहीं, उन्होंने जवाब दिया। जब तक बिल्ली कंडल के अंदर नहीं आएगी इस वक्त तक नौजवान की गर्दन नहीं काटी जाएगी। मैं इसलिए तुझे अच्छी तरह समझा रहा हूँ। इस वक्त तक नौजवान की भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक बिल्ली कंडल के अंदर ना आए। तेरा सारा काम इस बिल्ली से बन सकता है और इसी बिल्ली से बिगड़ सकता है। इस बात को अच्छी तरह समझ ले। शमिया अपने गुरु महाराज की जरूरी हदायत दोहरा रही थी और मैं सुन रहा था और मेरे दिल में एक नई उम्मीद की किरण फूट रही थी। गुरु महाराज ने यही कहा था कि सारा काम सामी से बन सकता है और वही सामी सारा काम बिगाड़ भी सकती है। सामी, सामी तुम कहाँ हो सामी? तुम कैसी अलबेली, कैसी नटखट और कितनी खतरनाक हो कि दुश्मनों के दिलों में दहशत बनकर बैठ जाती हो, मगर मेरे दिल में उम्मीद की किरण बन गई हो। मैं कुछ यूं सोच रहा था कि या तो खुद को बचाने के लिए सामी का सहारा लूंगा या फिर वो अपनी आदत के मुताबिक अपने आप को बचाने के लिए मेरा सहारा लेगी। ऐसे वक्त हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजुम मलजूम बन जाएंगे। मैं आंखें बंद किए सोच रहा था कि मैं किस तरह इसके काम आ सकता हूँ या वो किस तरह मेरे काम आ सकती है। इसी वक्त शमिया ने मेरे बाजू को झंझोड़ कर पूछा, क्या सो गए हो? मैंने आंखें खोलकर उसे देखा और मुस्कुराया, फिर कहा, नहीं, मैं सामी के मुतालिक सोच रहा हूँ। वो अब तक तुम्हें चिरके देती आई है, आज भी वो जरूर गड़बड़ करेगी। मैं रस्सियों से बंधा हुआ हूँ। केदार मेरी बेबसी से फायदा उठाकर मुझे रक्षा कंडल के अंदर ले जा सकता है, लेकिन देख लेना सामी इस कंडल के अंदर नहीं आएगी। वो कहके लगाने लगी। मेरे सामने कहकों की ताल पर सामी का बदन थिरकने लगा। अंदर से छमिया की हंसी जहरीली थी और ऊपर से सामी का हुस्न जगमगाती हुई कटार की तरह सीने में उतर रहा था। वो हंसती हुई बोली, मेरे मंत्र उसे खींच कर यहाँ लाएंगे, जरूर लाएंगे। जब वो कंडल के करीब आ जाएगी तो मुझसे पढ़ने में कभी गलती नहीं होगी। मैं केदार नहीं हूं कि मंत्रों के उलट फेर को ना समझूं। सामी लाख कोशिश करे तब भी मुझे मंत्र पढ़ने से नहीं रोक सकेगी, क्योंकि मैं रक्षा कंडल के अंदर महफूज रहूंगी। इसकी कोई तदबीर मेरे आड़े नहीं आएगी। मैंने मायूस होकर पूछा, तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें 40 दिन तक वो मंत्र पढ़ने के लिए कहा था, क्या वो 40 दिन पूरे हो चुके हैं? वो दिल्ली में ही पूरे हो गए थे। मैं अब भी रोज 50 बार वो मंत्र पढ़ती हूँ। सामी की रूह बिल्ली के जिस्म में कैद हो गई है, मगर मैं वहां किसी नौजवान की भेंट ना दे सकी। मैंने पूछा, फिर कोई गड़बड़ हो गई थी? हाँ, वो नागवारी से बोली।
इसी हरामजादी ने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं किसी के खून में उसे स्नान करा सकूं। इस बार मैंने हंसते हुए कहा, फिर भी तुम कहती हो कि आज वो गड़बड़ नहीं करेगी। इसलिए कहती हूँ कि आज मैंने रक्षा कंडल खींच लिया है। आज से पहले इसका मौका नहीं मिला। हुआ यूं कि मैं 40 दिन तक जॉब करने के लिए मोहल्ला घांसी राम में एक मकान किराए पर लेकर रहने लगी थी। सामी अपनी आदत के मुताबिक हमारे साथ थी। शायद ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इसकी रूह बिल्ली के जिस्म में कैसे कैद हो गई है। मेरा अंदाजा है कि वो मेरे इरादे को समझ गई है। पता नहीं वो कैसे समझ गई है कि मैं किसी की भेंट देखकर उसे हमेशा के लिए बिल्ली बना देना चाहती हूँ। और पता भी कैसे चले। वो कमबख्त कभी छत पर बैठी रहती, कभी रोशनदान से झांकती है, कभी चुपचाप आकर मेरी चारपाई के नीचे सो जाती है। बस इसी तरह उसने किसी दिन मुझे और केदार को बातें करते सुन लिया होगा। तब ही वो मेरे काम में रुकावटें पैदा करती आ रही थी। मुश्किल तो ये है कि पहले पहले इसकी हरकतें समझ में नहीं आती। बाद में पता चलता है कि वो कैसी चाल चल गई है। एक बार मैं उसे गोद में उठाकर एक परचून की दुकान से सौदा खरीदने गई। वहां पहले ही 2-4 ग्राहक खड़े हुए थे। सामी तेज नजरों से हर शख्स का जायजा ले रही थी। एक ग्राहक ने कुछ खरीदने के लिए दुकानदार को एक अठन्नी दी। दुकानदार ने वो अठन्नी लेकर एक तरफ रख दी। अचानक सामी ने तड़प कर मेरी गोद से छलांग लगाई और दुकानदार की गुद्दी पर जाकर इस अठन्नी पर पंजा मारने लगी। पहले तो इसकी वो हरकत समझ में नहीं आई, मगर जब दुकानदार ने अठन्नी की तरफ ध्यान दिया तो वो खोटी निकली। तमाम लोग ताज्जुब से इस बिल्ली की तरफ देखने लगे। एक ग्राहक ने कहा, ताज्जुब है, ये बिल्ली खोटे और खरे को पहचानती है। दूसरे शख्स ने कहा, हो सकता है ये महज इत्तेफाक हो, इसे फिर एक बार आजमाओ। दुकानदार ने वो अठन्नी ढेर सारी रेजगारी में मिला दी। सामी आगे बढ़कर अपने पंजे से दूसरी अठन्नियों, चुवन्नियों और 10 पैसों 5 पैसों को हटा हटाकर इस ढेर में खोटी अठन्नी तलाश करने लगी। जरा सी देर में इसने वही अठन्नी मुंह में दबाकर एक तरफ रख दी। तमाम लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। एक पंडित जी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, आदमी 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 अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। अगर कोई जानवर भी कंकर और हीरे की पहचान करे तो समझ लो वो अवश्य पिछले जन्म में इंसान था। ये बिल्ली भी कोई नारी थी, अपने पापों को भोगने के लिए इस जन्म में बिल्ली बन गई है। सामी ने घुरा कर देखा तो पंडित जी घबरा कर एक कदम पीछे हट गए, फिर राम नाम जपते हुए वहां से चले गए। वैसे खेल तमाशा समझकर खामोश थी, मगर सामी का वो तमाशा मुझे बहुत महंगा पड़ा। जरा सी देर में इसे ऐसी शोहरत हासिल हो गई कि तमाम मोहल्ले के मर्द, औरतें और बच्चे उसे देखने के लिए मेरे मकान में आने लगे। हमारे धर्म में आवागमन के अकीदे को सभी मानते हैं। जब लोगों में ये बात फैली कि पिछले जन्म की कोई नारी इस जन्म में बिल्ली बनकर आई है, तो सभी उसे देखने के लिए मेरे मकान में आने लगे। मोहल्ले की औरतें भी सामी को देखकर इबरत हासिल करने आती थी कि औरत को पाप नहीं करना चाहिए, वरना वो भी अगले जन्म में बिल्लियां बन जाएंगी। मैं अजीब मुसीबत में फंस गई थी। किसी से सामी को छुपाकर नहीं रख सकती थी। ये धर्म का मामला था। मैं इनकार करती तो लोग नाराज हो जाते, इसलिए मैं उसे मकान के बाहर ले आती थी। मकान के सामने एक छोटा सा होटल था। लोगों की आमदोरफ्त इतनी बढ़ गई कि इस होटल का कारोबार भी चमक उठा। अगरचे सामी जुबान से नहीं बोल सकती थी और ना ही बिल्ली के जिस्म से निकल सकती थी, क्योंकि मैं रोजाना बिला नागा 50 बार मंत्र पढ़ा करती थी। फिर भी वो कमबख्त लोगों की दिलचस्पियां बढ़ाने के लिए नित नए तमाशे दिखाती रहती थी। एक दिन वो होटल की मेज पर रखे हुए अखबार पर बैठ गई और उसे यूं तवज्जो से देखने लगी जैसे उसे पढ़ रही हो, और वो बिलाशुबा उसे पढ़ रही थी। वो तमाशा इतना दिलचस्प था कि लोगों की हैरत और दिलचस्पी और बढ़ गई। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो यूं ही तमाशे करती है, और कुछ लोग यकीन से कह रहे थे कि वो पिछले जन्म की पढ़ी लिखी नारी है, इसलिए हिंदी अखबार पढ़ रही है। फिर लोग शर्तें बांधने लगे। 2 पार्टियां होगी, दोनों पार्टियां सामी को आजमाना चाहती थी। मैं घबरा गई। मुझे खतरे का एहसास हो गया कि सामी ने अपनी इंसानी सलाहियतों को साबित कर दिया तो कोई दौलतमंद बड़ी से बड़ी कीमत लगाकर उसे हासिल करने की कोशिश करेगा, या फिर कोई इसे चुरा कर ले जाएगा, और मैं इसे किसी के खून से नहलाकर हमेशा के लिए बिल्ली नहीं बना सकूंगी। मुझे जॉब करते हुए 38 दिन हो गए थे। सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। मैंने केदार से कहा कि आज रात हम चुपके से वो जगह छोड़कर सामी को किसी वीराने में ले जाएंगे और 40 दिन पूरे होने के बाद इसके लिए किसी नौजवान की भेंट देंगे। मगर रात अभी दूर थी। सुबह 10 बजे होटल के सामने लोगों की भीड़ लग गई। एक मेले का समा बंद किया। मर्द, औरतें और बच्चे सभी मौजूद थे। इस वक्त होटल के मालिक ने मजमे को मुखातिब करते हुए कहा, बहनों और भाइयों, इस मेज पर 10 दिनों के पुराने अखबार रखे हुए हैं और मेरे हाथ की इस पर्ची पर लिखा हुआ है 17 मार्च का अखबार ढूंढ कर निकालो। अब देखना यह है कि हमारी ये बिल्ली मौसी वो अखबार ढूंढ कर निकालती है या नहीं। इस बाजी में जो पार्टी जीतेगी उसे शर्त के मुताबिक 500 रुपए दिए जाएंगे। ये कहकर उसने अपने हाथ की पर्ची सामी के सामने रख दी। वो मेज पर बैठी हुई थी। उसने झुककर पर्ची की तहरीर पर एक नजर डाली, फिर अखबारात के ढेर के पास आकर इन पर शाया होने वाली तारीखों को पढ़ती गई और इन्हें एक तरफ हटाती गई। 5 मिनट के बाद ही इसने 17 मार्च का अखबार मुंह में दबाया और होटल के मालिक के पास आ गई।
एक बिल्ली ने ऐसा चौंका देने वाला काम किया था कि तमाम मजमे में खलबली मच गई। वहां एक फोटोग्राफर भी था, उसने सामी की तस्वीरें उतारी। 2 प्रेस रिपोर्टर भी थे। मेरी तबाही के लिए क्या कुछ नहीं था। इस कारनामे की शोहरत जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल गई। मैंने और केदार ने पक्का इरादा कर लिया कि हम इस कमबख्त को लेकर आज रात इस शहर से दूर चले जाएंगे। होटल रात के 11 बजे बंद हो जाता था। इसके बाद ही मोहल्ले में सन्नाटा छा जाता था। हम रात का खाना खाने के बाद सामान बांधने लगे। हमने सोचा था कि जब रात गहरी हो जाएगी और तमाम मोहल्ले वाले सो जाएंगे तो कोई पूछने वाला ना रहेगा कि हम दूसरा जन्म लेने वाली नारी को कहाँ ले जा रहे हैं। मगर इसी वक्त मकान के बाहर हमें गाड़ियों की आवाजें सुनाई दी। फिर भारी बूटों की धमक से रात का सन्नाटा लरसने लगा। केदार ने बाहर निकलकर देखा तो वहां फौजी नजर आ रहे थे। एक फौजी अफसर एक जीप से उतरकर सीधा हमारे मकान में घुस आया। इसके पीछे 3 मसल्ला जवान थे। उसने आते ही पूछा, वो बिल्ली कहाँ है? मेरा कलेजा धक से रह गया। मैं कोई और बहाना करना चाहती थी कि सामी ने चारपाई के नीचे से म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली। मैं होठों को सख्ती से भींचकर इसकी तरफ देखने लगी। एक फौजी नौजवान ने आगे बढ़कर उसे चारपाई के नीचे से निकाल लिया। दूसरा जवान बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो अपने हाथों में ढेर सारी दफ्तरी फाइलें उठाकर ले आया और इन्हें चारपाई पर रख दिया। ऑफिसर ने हुक्म दिया, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। इसका हुक्म सुनते ही फौजी जवान मेरे मकान की खिड़कियां और दरवाजे खटाखट बंद करने लगे। फिर ऑफिसर ने जेब से कलम निकालकर कागज की एक छोटी सी पर्ची पर कुछ लिखा और उसे सामी के सामने लाकर बड़ी आहिस्तगी से और आजदारी से बोला, मुझे सीक्रेट सर्विस की कॉन्फिडेंशियल फाइल निकाल कर दो। उसके लिए ये कौन सा मुश्किल काम था। वो अंग्रेज बाप की बेटी थी और अंग्रेजी जुबान उसकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। उसने फाइलों के ढेर से अंग्रेजी जुबान में SSC लिखा हुआ फाइल अपने मुंह से पकड़कर खींच लिया। ऑफिसर की आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसने सामी को गोद में उठाकर कहा, शी इज परफेक्ट इन हर परफॉर्मेंस। ये हमारे साथ जाएगी और इन दोनों को हिरासत में ले लो। ये कहकर वो तेजी से चलता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। एक नौजवान ने केदार के बाजू को पकड़ लिया, दूसरे ने मुझे पकड़कर कहा, चलो। हुक्म हाकम मर्गे मफाजात वाली बात थी। हमें इनके हुक्म पर चलना पड़ा। इस वक्त मैंने सोचा कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जादू नहीं है, दिमाग है। सामी अपनी दिमागी ताकत से मुझे मात दे रही थी। अब तो इसने एक नई मुसीबत में गिरफ्तार करा दिया था। ना जाने वो फौजी हमारे साथ क्या सलूक करने वाले थे। वो हमें एक ऐसी इमारत में ले गए जहां फौजी जवानों का पहरा था। हमें एक कमरे में बिठा दिया गया और वो सामी को लेकर इमारत के किसी दूसरे हिस्से में चले गए। शायद अपने मुख्तलिफ तरीकों से आजमाना चाहते थे। पता नहीं क्या चक्कर था। इस वक्त मेरी समझ में नहीं आया। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि वो जुबान से नहीं बोल सकेगी और ना ही किसी तदबीर से इन फौजियों को अपनी असलियत बता सकेगी। मेरे नसीब अच्छे थे कि मैंने बरवक्त मंत्रों के जरिए उसे बिल्ली के जिस्म में मुक़य्यद कर दिया था। थोड़ी देर बाद हमें एक बड़े से सजे सजाए कमरे में बुलाया गया। एक और उधेड़ उम्र का आदमी जो अपने चेहरे और वर्दी से कोई बहुत बड़ा अफसर मालूम होता था, वो एक आरामदेह सोफे पर बैठा हुआ शराब पी रहा था। इसके आसपास 2 फौजी अफसर अदब से खड़े हुए थे। शराब पीने वाले अफसर ने मुझे और केदार को घूर कर देखा और पूछा, वो बिल्ली तुम कहाँ से लाए हो? केदार ने हाथ जोड़कर वही कहा जो हम दूसरों से कह चुके थे, यानी वो हमें एक जगह भूखी प्यासी मिल गई थी। हमने उसे दूध पिलाया तो वो हमसे मानूस हो गई। फिर हमसे सवालात किए गए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मैंने जवाब दिया कि हम खाना बदोश हैं, रोजी रोटी के लिए शहर शहर घूमते हैं। वो बिल्ली नए नए तमाशे दिखाती है, लोग खुश होकर पैसे देते हैं। इसी बिल्ली की कमाई से हम अपना पेट भरते हैं। बड़े ऑफिसर ने अपने पास खड़े हुए एक अफसर से अंग्रेजी में कुछ कहा। वो किसी हुक्म की तामील के लिए वहां से चला गया। दूसरे ऑफिसर ने मुझसे कहा, इस बिल्ली की जितनी आदतें तुम्हें मालूम हैं वो बताओ। मैंने जवाब दिया, इसमें तमाम इंसानी आदतें हैं। वो बोल नहीं सकती मगर पढ़ लेती है। उसके सामने जो बातें की जाएं वो इन्हें सुनती और समझ लेती है। इसे खोटे और खरे की पहचान है। उसे एक बार जो चीज या रास्ता दिखा दो उसे वो कभी नहीं भूलती। मैं कहती जा रही थी और एक ऑफिसर बैठा हुआ इसकी तमाम आदतों को एक कागज के पैड पर लिखता जा रहा था। मेरा बयान खत्म होने के बाद एक फोटोग्राफर कमरे में आया और मुख्तलिफ जावियों से मेरी और केदार की तस्वीरें उतारने लगा। फिर बड़े ऑफिसर ने हमसे कहा, ऐसे सधाए हुए जानवर गैर मुल्की जासूसों के पास होते हैं, हम तुम्हें जासूस क्यों ना समझें। केदार ने जल्दी से हाथ जोड़कर कहा, हुजूर माई बाप, हम जाहिल गंवार हैं, इस बिल्ली के जरिए पेट पालते हैं, हम क्या जानेंगे जासूसी क्या चीज होती है। हम बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हैं, हमने कभी अपने देश से गद्दारी नहीं की है। फोटोग्राफर वहां से जा चुका था। बड़े अफसर ने अपने मातहत से कहा, कल सुबह तक इन दोनों के मुतालिक पूरी मालूमात हासिल हो जाना चाहिए, इसके बाद ही बिल्ली के बारे में फैसला करूंगा। इसी वक्त वो बिल्ली एक खुले हुए दरवाजे से दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। इसके पीछे एक ऑफिसर और 2 फौजी जवान भी दौड़ते हुए इस कमरे में आ गए। अफसर ने अटेंशन होकर हाँपते हुए कहा, सर ये बिल्ली काबू में नहीं आती, ये बार बार इस कमरे की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। हमने हर तरह से इसे रोका मगर ये आ ही गई। बड़े अफसर ने बिल्ली को देखा जो मेरे कदमों के पास बैठी हुई थी, फिर कुरा कर बोला, ये बिल्ली इस लड़की से मानूस है।
2-4 रोज दूर रहेगी तो उसे भूल जाएगी। दूर, मैंने कहा, ये सारी दुनिया को भूल सकती है मगर मुझे नहीं भूल सकती। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं इसे मोहब्बत जताकर उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं तो इसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ मगर ये मुझे नहीं छोड़ती।